Hello everyone, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today we are going to discuss the important news articles of 27th and 28th May 2021 from Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. Please note that you can download this lecture PDF from our website www.inspirationias.org, as well as you can also download daily MCQ and Vishleshan from our website by clicking this link below. Alternatively, you can follow our social media page like Facebook, Instagram and Telegram channel for other study materials and notes. Inspiration IAS has started its online foundation batches for UPSC as well as other state PCS examinations. So if you are preparing for UPSC or other state PCS, then you can enroll in our online come offline foundation batches, where you will be getting the highly interactive classes of India's top UPSC educators. And this program has a unique features in which you have options to shift it from the online to offline format. So whenever the situations permits, you can even shift your online classes to the offline batches. For more information, you can call in this given number, or you can also register in our website. Inspiration IAS has started its online mock test series for UPSC and other state PCS examinations. So if you are preparing for this year prelims examinations 2021, then you can enroll in our mock test series. This mock test series will be available both in online as well as offline format. So for more information, you can call in this given number, or even you can register in our website www.inspirationias.org. So let's start our today's daily news analysis. चलिए, आज का हमारा पहला न्यूज़ है। रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि अभी व्हाट्सएप और ट्विटर कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिक्टेट करना चाहते हैं अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को। और ये मसला क्या है, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। और गवर्नमेंट का जो हमारा जो न्यू आईटी रूल्स है जो 2021 का, जिसमें ट्रेसेबिलिटी के बारे में प्रोविजंस बताए गए हैं, ये क्या है इसको भी थोड़ा समझते हैं। सो ए लॉट टू नो। चलिए देखते हैं। तो आखिर पहले हम न्यूज़ पे आते हैं। न्यूज़ क्या है? तो न्यूज़ ये है कि रिसेंटली मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जो व्हाट्सएप है, वो दिल्ली हाई कोर्ट में गवर्नमेंट के खिलाफ लॉ सूट लाया है अगेंस्ट द न्यू आईटी रूल 2021। और बेसिकली ये गवर्नमेंट से, हाई कोर्ट से ये कहना चाहता है कि गवर्नमेंट शुड टेक बैक दिस न्यू आईटी रूल। दिस इट हैज़ वेरियस कंसर्न रिगार्डिंग वेरियस प्रोविजंस एंड वी कांट अबाइड बाय दिस पर्टिकुलर प्रोविजंस। कहने का अर्थ ये है कि व्हाट्सएप गवर्नमेंट को सू करना चाहता है कि वो इस तरह के प्रोविजंस या इस रूल को फॉलो नहीं करेगा और गवर्नमेंट को इस रूल को वापस लेना पड़ेगा। ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वैसे भी एक बाहरी कंपनी के लिए इतना ये करना एक बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेटेड एक्ट है, और इसके खिलाफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सख्त रूप अपनाया है। और गवर्नमेंट ने कहा है कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड टू व्हाट्सएप सेज रेस्पेक्ट राइट टू प्राइवेसी बट इट्स सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। गवर्नमेंट ने कहा है कि हमें एक बाहरी कंपनी ये ना समझाए कि रूल और रेगुलेशंस क्या है। हम अपने इंडियंस की, जो हमारे जो सिटीजन हैं, उनके रूल्स और उनके राइट टू प्राइवेसी को हम पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। But according to our constitution, we protects the right to privacy as well as each and every fundamental rights of our Indian citizen. Earlier, the Ministry of Electronic and IT has sent a notice to WhatsApp asking it to withdraw a controversial update to its privacy policy, which might be a threat to the data protection of India. देखिए, रिसेंटली आपको मालूम होगा कि WhatsApp ने एक नोटिस भी जारी किया था कुछ महीनों पहले, और गवर्नमेंट ने उस नोटिस को हटाने के लिए व्हाट्सएप से कहा था, क्योंकि उस नोटिस से गवर्नमेंट और लोगों का, हमारे जो इंडियन सिटीजन हैं, उनके डाटा का प्रोटेक्शंस का कंफर्मेशन नहीं मिलता है, और हो सकता है ये डाटा कहीं ना कहीं व्हाट्सएप कहीं लीक कर सकता है। इसमें यही मैसेज था कि व्हाट्सएप डाटा को शेयर कर सकता है फेसबुक के संग। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो प्राइवेसी का बहुत बड़ा वायलेशंस है जो व्हाट्सएप खुद करने जा रहा था, और इन रिटर्न वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही कह रहा है कि आप ये प्राइवेसी रूल्स जो है या ये जो न्यू आईटी रूल्स है उसको आप हटाइए, और इसके खिलाफ वो हाई कोर्ट तक चला गया है। ऑब्वियस सी बात है, ये गवर्नमेंट के लॉ मेकिंग प्रोसेस में एक तरह का इंटरफेरेंस है, और ये कतई गवर्नमेंट बर्दाश्त नहीं करेगी। आगे समझते हैं उस व्हाट्सएप ने क्या कहा अपने लॉ सूट में। पहले इस आईटी रूल्स में, न्यू आईटी रूल्स में प्रोविजंस एक ये है कि ट्रेसेबिलिटी प्रोविजंस। देखिए, अभी तक का जो प्रोविजन ये था कि जितने भी ये सोशल प्लेटफॉर्म होते हैं, हमारा जो न्यू आईटी रूल कहता है कि अभी तक के जितने भी ये सोशल प्लेटफॉर्म होते हैं, उनको एक इंटरमीडिएट्स के तौर पे माना जाएगा,
और अगर इस प्लेटफ़ॉर्म का कोई भी पर्सन्स इस प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करता है कोई दंगा भड़काने में या फ़ेक न्यूज़ फैलाने में, तो उस पर्सन के खिलाफ एक्ट होगा, ना कि इन सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ। गवर्नमेंट से इनको एक इम्यूनिटी मिली हुई थी। तो ये नया ट्रेसेबिलिटी प्रोविजंस क्या है न्यू आईटी रूल्स में 2021 में? देखिए, इसमें कहा ये गया है कि इट रिक्वायर्स इंटरमीडिएरीज माने ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, इनको एक इंटरमीडिएरीज बोला जाता है। इंटरमीडिएरीज टू इनेबल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन देयर प्लेटफ़ॉर्म। सपोज़ करिए कोई एक पर्सन है जो एक फ़ेक या वायलेंट मैसेज जनरेट करता है अपने व्हाट्सएप में और उसको शेयर करता है बहुत सारे ग्रुप या लोगों को। तो वो जो जनरेटर होगा इन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को उस पहले जनरेटर का, उस मैसेज के जनरेटर का ट्रैक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, जो फर्स्ट ओरिजिनेटर होगा। और गवर्नमेंट को अगर लगता है कि उस मैसेज के चलते या तो बहुत बड़ा दंगा-फ़साद हुआ है, या तो इंडिया लॉलेसनेस क्रिएट हुआ है, या हमारा नेशनल सिक्योरिटी में थ्रेट आया है, तो गवर्नमेंट इन व्हाट्सएप या इन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से उस फर्स्ट ओरिजिनेटर का एड्रेस या डिटेल माँग सकती है। Rule 4 Clause 2 of the intermediary rules stated that a significant social media intermediaries providing service primarily in the nature of messaging shall enable the identification of the first originator of the information on its computer resources as may be required by a judicial order or an order passed by a competent authority under the Information and Technology Act 2000। गवर्नमेंट ने ये साफ क्लियर कहा है कि अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन मांगी जाती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, तो ऑब्वियस सी बात है ये जुडिशियल ऑर्डर के थ्रू ही मांगा जाएगा या कोई कंपिटेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी आईटी एक्ट के तहत, वही अगर मांगती है तो भी तभी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को वो इंफॉर्मेशन देनी होगी। ऐसा नहीं कि कोई भी मांग लेगा तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनको देगी। तीसरा प्रोविजन ये है कि अगर ये सोशल मीडिया इट्स फेल टू कंप्लाई विद दिस रिक्वायरमेंट वुड टेक अवे द इंडेमनिटी प्रोवाइडेड टू द सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज अंडर सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट। अगर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर इस प्रोविजंस को फेल टू कंप्लाई करती है, अगर ये कंप्लाई नहीं करती है, तो गवर्नमेंट इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जो इम्यूनिटी दिया है, इम्यूनिटी एज ए इंटरमीडियरीज, उसको गवर्नमेंट वापस ले लेगी। कहने का अर्थ ये है कि जब भी ये इंटरमीडियरीज का प्रोविजंस क्या है, सपोज करिए अगर कोई पर्सन ए किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे सपोज कर लीजिए व्हाट्सएप को यूज करके एक मैसेज जनरेट करता है और उस मैसेज से दंगा फसाद होती है, तो यहां पर अभी तक का प्रोविजन जो गवर्नमेंट इनको इम्यूनिटी देती थी व्हाट्सएप को कि पर्सन ए के खिलाफ केस होगा, ना कि व्हाट्सएप के खिलाफ, और व्हाट्सएप को यहां पर इम्यूनिटी होगी। बट अगर ये ऑर्डर कंप्लाई नहीं करती है ये व्हाट्सएप या सोशल मीडिया कंपनियां, तो उनको ये इम्यूनिटी से हटा लिया जाएगा एंड द केस विल बी ऑल्सो ऑन द व्हाट्सएप ऑल्सो। इन इंटरमीडिएट्स के ऊपर भी ये केस होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि या तो आप इस ऑर्डर से कंप्लाई कीजिए, या तो आपको जो इम्यूनिटी दी गई है एज ए इंटरमीडियरीज, आपको वो गवर्नमेंट वापस लेती है। ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। कोई भी कंट्री अपने लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी के मद्देनजर रखते हुए इन सब सारे कंप्लायंस को करेगी ही, और ये बहुत सारी कंट्रीज से प्रोविजंस करती है। बट क्योंकि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लग रहा है कि इंडिया एक लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर आप जो चाहो वो कर सकते हो, तो ये उनकी भूल हो रही है। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। इसमें किसी भी तरह का कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जहां पर गवर्नमेंट इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऐसे ही मांग लेगी। जैसे आपको मालूम होगा कि किसी भी तरह का जो नार्को एनालिसिस वगैरह जो होता है, अगर किसी कल्प्रिट का नार्को एनालिसिस या ब्रेन मैपिंग वगैरह होता है, उसके लिए एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको परमिशन देती है, वैसे ही यहाँ पर भी होगा। तो इसमें किसी भी तरह का प्रोविजंस नहीं है, इसमें किसी भी तरह का इसका मिसयूज या फायदा उठाने का कोई मसला ही नहीं है। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कुछ कंसर्न भी अराइज किए हैं। वो कंसर्न क्या है? देखिए, वो कह रहे हैं कि पहला कि इट इन्फ्रिंज राइट टू प्राइवेसी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये सोशल मीडिया कंपनियां कह रही है कि यहाँ पर अगर ये करने से उनके जो कस्टमर हैं या उनके जो इसका सर्विस का यूज जो करते हैं, उनकी जो राइट टू प्राइवेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच को हैम्पर होगा या खतरा होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये कहना अपने आप में ही बेमायने है, क्योंकि कहा यह जाता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 19 क्लॉज 1A ये देता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, बट आर्टिकल 19 क्लॉज 2 यहाँ पर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर में एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाता है।
हम उसको अभी डिस्कस करेंगे। इसमें उन्होंने कहा है दिस ब्रेक इनटू एंड इनक्रिप्शंस एंड इम्पर्सनेबिलिटी which infringes upon users fundamental rights to privacy and freedom of speech under article 19 clause 1 subclause a of the Indian constitution guarantee the freedom of speech and expressions। बट ये कंपनियां भूल चुकी है कि ये जो freedom of speech and expression and even to right to privacy is not absolute and there is reasonable restriction as given in article 19 clause 2। दूसरा, the right to privacy is protected as an intrinsic part of the right to life and personal liberty under article 21 and as a part of the freedom guaranteed by part 3 of the constitution। ये भी अपने आप में बेमायने है क्योंकि ये कहना भी गलत है क्योंकि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ये भी एब्सोल्यूट नहीं है। आर्टिकल 21 भी कहता है कि अकॉर्डिंग टू ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ या प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का प्रोविजन होना चाहिए, ना कि ये एब्सोल्यूट है। स्टेट चाहे तो राइट टू लाइफ भी ले सकता है बशर्ते वो लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए and as part of the freedom guaranteed by part 3 of the constitution। States throughout the world have recognized the important benefits of the end-to-end encryption and the dangers of undermining that security protocol। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कह रही है कि ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन बहुत सारे कंट्रीज इसको फॉलो करते हैं। हालांकि ये कहना गलत है क्योंकि बहुत सारी कंपनी हैं जैसे कि आप ले लीजिए रशिया, जैसे कि ले लीजिए यूएसए और बहुत सारी कंपनी, चाइना की तो बात ही छोड़ दीजिए क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं इनके इस पॉलिसी को मानता ही नहीं है। या तो आप चाइना के अकॉर्डिंग काम करोगे या तो आपको नहीं करना होगा। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जो ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारी कंट्रीज है जो ये फॉलो नहीं करती है और जब आपको उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए इन व्हाट्सएप या इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देने ही होंगे। तो ये जो पहला उनके जो प्रोविजन था राइट टू प्राइवेसी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये पूरी तरह से बेमायने है और गलत है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये जो सोशल मीडिया व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म जो कह रही है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है यहाँ पर और राइट टू प्राइवेसी है, तो ये व्हाट्सएप खुद ही अपने यूजर का डेटा फेसबुक के संग शेयर करने की बात कह रहा है। तो ये कैसे कह सकता है कि राइट टू प्राइवेसी और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का प्रोविजन है? तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में ही एक गलत है, ये प्रोविजन ही गलत है। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी ये कह रही है कि दिस डिस्करेजेस फ्री एक्सप्रेशंस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू प्राइवेसी encourages users to express their ideas and opinion, report unlawful activities and challenge popular views without fear of reprisals, whereas enabling the identification of the first originator of the information in India subvert privacy and discourage free expression of overviews। देखिए यहाँ ये तो कहना सही है कि इट डिस्करेजेस फ्री एक्सप्रेशन, बट ये भी सही नहीं है कि फ्री एक्सप्रेशन के नाम पर आप कंट्री के सिक्योरिटी से आप खेल सकते हैं। ये भी सही नहीं है और इसको किसी भी तरह में जस्टिफाई नहीं कहा जा सकता है कि आप फ्री एक्सप्रेशन के नाम पर कंट्री की सिक्योरिटी से आप हैम्पर करें या कंट्री के सिक्योरिटी को आप खत्म करें या कंट्रीज के नेशनल सिक्योरिटी को आप डैमेज करें। तो ये प्रोविजंस भी कहीं किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 19 ऑब्वियस बात है, ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये कहता है, बट एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी है। कहा यह जा रहा है कि नथिंग इन दिस सब क्लॉज ऑफ क्लॉज 1 शैल इफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉज और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉज इन सो फार एज सच लॉ इम्पोजेस रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट कन्फर्ड बाय द सेड सब क्लॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ the sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relations with the foreign states, public order, decency or morality, or in relations to contempt of court, defamations or incitement to an offense। इस केसेस पे यहाँ पर reasonable restrictions लगाया जा सकता है। तो सोशल मीडिया या तो उन्हें इस चीज का ज्ञान नहीं है या तो फिर सिर्फ वो अमेरिका के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को समझ के आए हैं, इंडिया के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। आर्टिकल 21 भी ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, दोनों ही मान सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक एब्सोल्यूट नहीं है। तो कहना कि ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट है, हमारे यहाँ इंडिया में ये एब्सोल्यूट नहीं है। हर एक राइट के ऊपर में एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है और ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन गलत भी नहीं है क्योंकि इससे बहुत सारे प्रोविजंस को बचाया जाता है। होप आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा।
आगे बढ़ते हैं। तीसरे जो कंसर्न ये है कि सोशल मीडिया जो कह रही है कि इट विल कर्ब फ्रीडम ऑफ मीडिया, सच ए रिक्वायरमेंट वुड पुट जर्नलिस्ट एट रिस्क ऑफ रिटेलिएशंस फॉर इन्वेस्टिगेटिंग इश्यूज दैट मे बी अनपॉपुलर सिविक और फॉर द डिस्कसिंग सर्टेन राइट्स एंड क्रिटिसाइजिंग और एडवोकेटिंग फॉर पॉलिटिशियंस और पॉलिसीज। देखिए, इट विल कर्व फ्रीडम ऑफ मीडिया। देखिए, फ्रीडम ऑफ मीडिया को कर्व करेगा, बट अगर कोई चीज वैलिड है, अगर कोई चीज रियल है, अगर कोई चीज सच है, तो यहाँ तो हमारा ये भी प्रोविजंस है कि आप सुप्रीम कोर्ट के भी अगर जजमेंट में अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो गलत है, तो आप भी उनको एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कभी अपने बहुत सारे जजमेंट में कहा है। तो यहाँ पर अगर कोई चीज रियल है, उसके लिए किसी भी तरह का डर नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी तरह के क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो इसमें किसी भी तरह का डर नहीं होना चाहिए कि आप एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे हो, और ये सबका अधिकार है जो सही है। बट जो गलत या फेक न्यूज फैलाया जा रहा है, इससे बहुत प्रॉब्लम होती है। Next, client and attorney who could become reluctant to share confidential information for fear that the privacy and security of their communication are no longer ensured। ये भी कहना सही है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कुछ डेटा शेयर करते हो बट ये इनको डर गलत है, क्योंकि ये तभी मांगा जाएगा जब कोर्ट ऑर्डर देगा, और कोर्ट ऑर्डर बिना देखे नहीं देगा। तो ये डर भी कहीं ना कहीं गलत है। नेक्स्ट, ट्रेसेबिलिटी नॉट इफेक्टिव इन फाइंडिंग ओरिजिनेटर। ये लास्ट उनका जो कंसर्न है कि ट्रेसेबिलिटी से कोई फायदा नहीं होगा, कि ये ओरिजिनेटर को फाइंड नहीं कर सकता। तो ट्रेसेबिलिटी वुड नॉट बी इफेक्टिव इन फाइंडिंग द ओरिजिनेटर ऑफ ए particular message because people commonly see content on website or social media platform and then copy and paste them into chats. It would also be impossible to understand the context of how it was originally shared. ये ट्रेसेबिलिटी से फाइंड करना ओरिजिनेटर और नहीं करना, ये सिक्योरिटी एजेंसीज और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का काम है। तो ये काम आराम से कर लेगी, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये जो उनके कंप्लेन और इनके रेजोल्यूशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अपना आईटी रूल समझ लेते हैं। आईटी रूल क्या कहता है? देखिए, Section 79 of the IT Act 2000, it says an intermediary shall not be held legally or otherwise liable, जो हमने डिस्कस किया, for any third party information, data or communication link made available or hosted on its platform. Third party information means any information dealt with by a network service provider in his capacity as an intermediary. दूसरा, this protection shall be applicable if the said intermediary does not in any way initiate the transmission of the message in question, select the receiver of the transmitted message and does not modify any information contained in the transmissions। हाँ, अगर वो इंफॉर्मेशन किसी भी तरह का ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चेंज करता है, तब उनको ये इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। It is not granted if intermediary, despite being informed or notified by the government or its agency, does not immediately disable access to the material under questions। अगर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन देने के बाद, रिक्वेस्ट के बाद भी अगर ये इनको इस मैसेज को नहीं हटाती है, तो उसके ऊपर में ये चार्ज लगाया जा सकता है। देखिए, ये एक रिसेंटली एक केसेस हुआ था रशिया में, जहां पर रशिया ने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, इवन इस ट्विटर को ही एक ट्वीट हटाने के लिए कहा था। ट्विटर ने डिले किया था, नहीं हटाया था, उनके ऊपर में बिलियंस ऑफ डॉलर का फाइन लगा दिया। तो ये वर्ल्ड में ऐसी इंफॉर्मेशन है, और ये सोशल मीडिया कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रोविजंस को डिक्टेट कर रही है। हमने कैपिटल हिल्स का इंसिडेंस देखा ही था, जिसमें फेसबुक का बहुत बड़ा रोल था उस चीज को भड़काने में। उसी तरह से ट्विटर और बाकी सोशल मीडियाज का भी रोल बहुत बड़ा हो रहा है। आज बहुत सारे कंट्रीज के गवर्नमेंट को ये डिक्टेट कर रही है। ये कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। The intermediary must not tamper with any evidence of this message or content present on its platform, failing which it loses its protection under the Act। दूसरा, end-to-end encryption versus traceability। End-to-end encryption was designed to help ensure that nobody other than the person you are talking to can know that you sent a particular message। This is the exact opposition of traceability, which would reveal who sent what to whom। तो कहीं ना कहीं एंड टू एंड इंक्रिप्शन और ट्रेसेबिलिटी दोनों ऑपोजिट होता है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन को अगर डिटेल में थोड़ा समझा जाए, तो आप ये समझिए, जैसे सपोज करिए बॉब कोई इंफॉर्मेशन भेजना चाहता है एलिस को, तो बॉब जो यहाँ पर कुछ मैसेज लिखा, यहाँ पर बॉब उस एलिस का पब्लिक की इंक्रिप्शन वहां पर उसको मैसेज में लगा देगा, और ये इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह का दिखने लगेगा। जब ये मैसेज इस सर्वर के थ्रू जाएगा, तो सर्वर में इस तरह का रहेगा।
नाउ जब ये मैसेज एलिस के पास पहुंचेगा तो यहाँ रहेगा, वहां पर एलिस अपना जो प्राइवेट डिक्रिप्ट की ये मैसेज की इनपुट करेगी, तभी उसको वो मैसेज दिखाई देगा। तो इसको कहते हैं एंड टू एंड इंक्रिप्शंस। जबकि ट्रेसेबिलिटी ठीक इसका ऑपोजिट होता है। यहाँ पर जिसने मैसेज किया है उसको आप ट्रेस कर सकते हो कि किसने ये मैसेज सेंड किया है। Traceability would force private companies to collect and store who said what and who shared what for billions of messages sent each day. This will require platform to collect more data than they needed solely for the purpose of turning it over to law enforcement agencies. तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये भी कह रही है कि अगर ट्रेसेबिलिटी के लिए फिर उन्हें बहुत सारा डाटा स्टोर करना पड़ेगा, जिसके लिए थोड़ा इशू हो सकता है। बट ये कोई इशू बड़ा इशू नहीं है। आप सिक्योरिटी के अगर एंगल से देखा जाए तो ये किया जा सकता है। होप आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आया, ट्रेसेबिलिटी और उससे रिलेटेड सारे इश्यूज। हमारा दूसरा न्यूज है रजिस्ट्रेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने भी वर्कर्स जो इस पेंडेमिक के दौरान माइग्रेट किए वहाँ से यहाँ या दूसरे स्टेट्स वगैरह में या अपने स्टेट्स में गए हैं, उनका एक डेटाबेस प्रिपेयर करने के लिए। तो न्यूज़ पे समझते हैं। The Supreme Court of India has directed the central government and state government to complete the registration process of unorganized workers so they can avail the welfare benefits given under various government schemes. तो जितने भी वेलफेयर बेनिफिट्स हैं जो डिफरेंट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की स्कीम से मिल रहे हैं, उन सब सारे वेलफेयर बेनिफिट्स को इन सब सारे वर्कर्स को दिए जा सकें। तो इसके लिए एक डेटाबेस बनाने की बात चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसको आप फटाफट करिए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि द रिकॉर्ड ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, it has asked state and union territories to keep a record of the returning migrant laborer including detail about their skill, वो क्या काम करते थे, कहाँ पर पहले काम करते थे, एक्सेट्रा। मतलब ये एक तरह का उनका डेटाबेस रहेगा जिससे ये भी मालूम चलेगा कि ये वर्कर किस तरह के स्किल से स्किल्ड हैं, ताकि इनको दूसरी जगह कहीं इन्वॉल्व किया जा सके, अर्लियर एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, सो दैट द एडमिनिस्ट्रेशन कैन एक्सटेंड नेसेसरी हेल्प टू देम। दूसरा, इसके लिए कॉमन डेटाबेस, नेशनल डेटाबेस बनाने की बात चल रही थी। देयर शुड बी ए कॉमन नेशनल डेटाबेस फॉर ऑल ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सिचुएटेड इन डिफरेंट स्टेट्स। द प्रोसेस इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर क्रिएटिंग ए नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। तो बहुत पहले रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस नेशनल डेटाबेस को बना रही है। एंड इट शुड बी कंप्लीटेड विद कोलैबोरेशंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द स्टेट। तो स्टेट को इसमें कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि बिना स्टेट के हेल्प के ये करना बहुत ही डिफिकल्ट है। इट में सर्व रजिस्ट्रेशन फॉर एक्सटेंडिंग डिफरेंट स्कीम्स बाय द स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, mechanisms क्या होना चाहिए? mechanism for supervisions, there should be a suitable mechanisms to monitor and supervise whether the benefits of the welfare schemes reach the beneficiaries, which may be from grassroots level to higher authorities with the names and places of beneficiaries। तो उनके पास ये इंफॉर्मेशन या उनके पास ये बेनिफिट पहुंचा है कि नहीं, ये भी देखना होगा। उनको इन जितने भी माइग्रेंट वर्कर है, या तो उनको ड्राई राशंस टू द स्टैंडर्ड वर्कर्स, अगर कोई ऐसे वर्कर्स हैं जो स्टैंडर्ड है, रास्ते में या कहीं रुके हुए हैं, उनके लिए ड्राई राशन पहुंचाने की भी सुविधा होनी चाहिए। द स्टैंडर्ड माइग्रेंट वर्कर्स throughout the country should be provided dry ration under the Atmanirbhar Bharat scheme or any other scheme found suitable by the central and the state government। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्टिव्स दिए हैं। आगे अगर देखा जाए तो सेक्शन हमारे प्रोविजंस, बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं इन स्टैंडर्ड या इस तरह के माइग्रेंट लेबरर्स के लिए, जैसे कि सेक्शन 122 ऑफ द कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 asked for the registration of unorganized worker, gig workers and platform workers was contemplated। Section 21 of the Code on Occupational Health, Safety and Working Condition enables the provisions for maintaining a database of migrant workers to help in targeting, skill mapping and utilizing government scheme effectively। And this code ensures that migrant workers get journey allowances once a year from the employers to visit their hometown। तो एक बार में ये भी प्रोविजन है कि अपने एम्प्लॉयर के थ्रू उनको एक जर्नी अलाउंसेस मिलना चाहिए ताकि वो अपने घर तक पहुंच सके। The Interstate Migrant Workmen's Act 1979 required all establishment who hired interstate migrant to be registered as well as all contractors who recruit these workers to be licensed। ये सारे कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस्ड होने चाहिए, तो जो इन माइग्रेंट वर्कर्स को कहीं ना कहीं हायर करते हैं। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे गवर्नमेंट को नेशनल डेटाबेस को तैयार करना, बहुत जल्दी तैयार करना पड़ेगा, ताकि इन सारे वर्कर्स को कहीं ना कहीं किसी भी तरह के गवर्नमेंट स्कीम में इनको इम्प्लीमेंट किया जा सके।
होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला न्यूज़ है, रिसेंटली देयर इज़ अ कॉल फॉर परमानेंट कमीशंस फॉर इज़राइल एंड पैलेस्टीनियन एरियाज़। अब यहाँ पर इज़राइल और पैलेस्टीन का रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और यहाँ पर भी बात ये चल रही है कि बोथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ओआईसी और यूएनएचआरसी दोनों ने कहा है कि देयर शुड बी परमानेंट कमीशंस फॉर इज़राइल एंड पैलेस्टीन एरियाज, ताकि इस तरह के जितने भी डिस्प्यूट हो उनको सॉल्व किया जा सके और ह्यूमन राइट के वायलेशंस को देखा जा सके। तो समझते हैं न्यूज़ क्या है। मेंबर स्टेट्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन आर कॉलिंग on the UNHRC to set up a permanent commissions to report on human rights violations in Israel, Gaza and West Bank. दूसरा, the move comes in the wake of the largest surge in violence in the Israel-Palestine conflict. अभी रिसेंटली इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन राइट का वायलेशंस हुआ था। नेक्स्ट, इस प्रपोज परमानेंट कमीशन का प्रोविजन क्या होगा? इट विल बी ए इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी अपॉइंटेड बाय द यूएनएचआरसी प्रेसिडेंट टू इन्वेस्टिगेट वायलेशंस ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एंड ह्यूमन राइट लॉ इन इजराइल एंड पैलेस्टीन एरियाज. A commission of inquiry is the highest level of scrutiny that the council can authorize. Next, another commission of inquiry, for example, has been regularly reporting on the Syria war nearly since its inception a decade ago, partially in hope of collecting evidence that could be used in courts one day. तो ये सब सारा डेटा जो मिलेगा इसको कहीं ना कहीं उस कोर्ट में अगर कभी केसेस वगैरह हुआ तो उस कोर्ट में उसको शो किया जा सकता है. The Commission would also investigate all underlying roots, cause of recurrent tensions, instability, and protractions of conflict, including discrimination and repressions. And Israel, backed at times by the United States, accused the Council of anti-Israel bias and has generally refused to cooperate with investigation. तो पास्ट हिस्ट्री में भी एक ऐसा कमीशन बना था, बट इसराइल ने उनको रिजेक्ट कर दिया, कहा कि ये कमीशन कहीं ना कहीं बायस है और एंटी इसराइल है. हेंस they some way or other reject to cooperate with this type of investigators. तो ये भी एक इश्यूज है. तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो कहीं ना कहीं अनबायस्ड हो और वो चीज़ों को सही से देखे. OIC के बारे में समझा जाए तो OIC is the second largest intergovernmental organization after the United Nations with a membership of 57 states. India is not a member of the OIC. However, India was invited as a guest of honor at the 46 sessions of the Council of Foreign Ministers in 2019. तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है. It represents the collective voice of the Muslim world. It works for the protection of the interests of the Muslim world in the spirit of promoting international peace and harmony among various people of the world. It was established upon a decision of the historical summit which took place in Rabat, Kingdom of Morocco in 1969. इसका हेडक्वार्टर है जेदा, सऊदी अरेबिया में. तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस है OIC के बारे में. चलिए अपने अगले न्यूज़ पे चलते हैं. हमारा अगला न्यूज़ है येलो फंगस से रिलेटेड. रिसेंटली आपने सुना होगा कभी बहुत सारे फंगस जनरेट हो रहे हैं, जैसे कि आपने सुना होगा ब्लैक फंगस, फिर वाइट फंगस, फिर ग्रीन फंगस और अब ये येलो फंगस. देखिए ये सारे जो फंगस जो जनरेट हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं एक इनका सिंपल एक ही रीज़न है. इट इज़ ड्यू टू द वीकनेस ऑफ आवर इम्यून सिस्टम एंड द यूज ऑफ लार्ज स्केल स्टेरॉइड्स. तो समझते हैं इसके बारे में. देखिए येलो फंगस जो है गाजियाबाद के कुछ पेशेंट्स हैं उनमें देखा गया ये येलो फंगस के बारे में समझा जाए तो इट इज कॉल्ड म्यूकोसेप्टिक. और ये एक ऐसा म्यूकस है, ये एक ऐसा फंगस है जो ह्यूमंस को आमतौर पे नहीं होता है, ये रेप्टाइल्स वगैरह को हुआ करता है. और उसका रीज़न ये है ह्यूमन का कि कहा यह जा रहा है कि पुअर हाइजीन सबसे बड़ा रीज़न है. दूसरा हाई लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी बियॉन्ड 30 to 40% रेंज. ओल्ड फूड एंड इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द फंगस. एंड सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सेस यूज ऑफ स्टेरॉयड इज ऑल्सो ए पॉसिबल रीजन इन COVID-19 पेशेंट्स. तो कुछ दिनों पहले बहुत ज़्यादा स्टेरॉयड का यूज़ हो रहा था. उसमें बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे यूट्यूब चैनल में भी कुछ डॉक्टर्स ये प्रमोट कर रहे थे कि स्टेरॉयड यूज़ करना चाहिए, बट वो सबसे बड़ा गलत डिसीजन था. उसके चलते कहीं ना कहीं बहुत सारे पेशेंट्स को ये फंगस वगैरह हो रहे हैं. स्टेरॉयड का यूज एक लिमिटेड केसेस में होना चाहिए एंड लाइफ थ्रेटनिंग केसेस में होना चाहिए. इसका मासलेस लार्ज स्केल स्टेरॉयड का यूज गलत होता है. सिम्टम्स इसका क्या होता है? अगर सिम्टम्स के बारे में बात किया जाए तो सिम्टम्स ऑफ येलो फंगस आर लेजीनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट और नो एपेटाइट एट ऑल एंड वेट लॉस.
In serious cases, yellow fungus can also cause leakage of pus and slow healing of the open wounds or necrosis in which cell in living tissues die permanently. ये सेल सड़ने लगते हैं और आमतौर पे पस भी जनरेट होने लगता है. Treatment: antifungal drug amphotericin B is being considered as a primary treatment of yellow fungus. The same injection is being used currently to treat black or white fungus cases in the countries. Why is yellow fungus more dangerous than black or white fungus? देखिए प्रॉब्लम ये है कि येलो फंगस इन्फेक्शंस अनलाइक द टू अदर इन्फेक्शन कुड बी मच मोर डेंजरस एज इट स्टार्ट्स ऑफ इंटरनली. ये अंदर जनरेट होता है एंड दस इट्स डायग्नोसिस इज वेरी डिफिकल्ट. इसका डायग्नोसिस बहुत डिफिकल्ट होता है, इसके चलते ये बहुत काफ़ी डेंजरस है. Therefore, it remains critical that patient seeks help for their infection as soon as they start observing symptoms. तो ऑलमोस्ट जब पेशेंट इसका सिम्टम्स देखेगा तब तक ऑलमोस्ट वो पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच चुका होगा, जिसके चलते उसके पास और कोई चारा नहीं बचता है. सो दिस इज अबाउट द येलो फंगस कंडीशंस. चलिए हमारा अगला न्यूज़ है ग्लोबल बायो हब से रिलेटेड. रिसेंटली WHO एंड स्विट्जरलैंड ने लॉन्च किया है ग्लोबल बायो हब. Recently, the World Health Organization and the Swiss Confederation signed a memorandum of understanding to launch the first biohub facilities. These facilities will be a part of the WHO biohub system, which was announced in November 2020, and it will enhance the rapid sharing of virus and other pathogen between laboratories and partners globally in order to inform risk assessment and sustain global preparedness against this pathogen. तो कहीं ना कहीं ये जो बायोहब होगा ये शेयर कर सकता है डिफरेंट पैथोजेंस विद डिफरेंट लेबोरेटरीज थ्रू आउट द वर्ल्ड, ताकि उन पैथोजन के ऊपर में स्टडी किया जा सके, उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा की जा सके, और अगर कोई उनसे डिजीज वगैरह होती है तो उससे उसको ट्रीटमेंट के लिए भी थ्रू आउट द वर्ल्ड एक ग्लोबल चैनल बनेगा. नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है? द शेयरिंग ऑफ पैथोजन इज करेंटली डन बायलैटरली बिटवीन कंट्रीज. WHO बायोहब विल एक्सपेडाइट दिस प्रोसेस. अभी तक ये बायलैटरली होता है बट नाउ WHO इसको एक्सपेडाइट कर सकता है. Potential: the move is significant in the view of the novel coronavirus pandemic and the need to underline the importance of sharing pathogen information to assess the risk and launch countermeasures. तो ये काफ़ी ज़्यादा important होगा इस कोरोना जैसे पैंडेमिक के केसेस में. तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है ग्लोबल बायो हब. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही. कल हम फिर मिलते हैं DNA की एक अलग सेगमेंट पे. तब तक के लिए शुक्रिया.